हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एच में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10th रैपिड रिवीजन लेक्चर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही सुना है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आरबीसी क्लास 10 के रैपिड रिवीजन क्लासेस को। किसको? रैपिड रिवीजन क्लासेस को। इसमें अपन जो अपना सामाजिक विज्ञान है, विषय जो सामाजिक विज्ञान है, उस पूरी पुस्तक को पार्ट 1 से लगाकर लास्ट तक के पूरा अपन जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक्स, उन पर चर्चा करने वाले हैं। यानी एक ही बारी में अपन क्या करेंगे, पूरी बुक को कंप्लीट करने की रखेंगे। ठीक है, तो उसका आज पहला पार्ट है, यानी पाठ नंबर 1, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। अध्याय नंबर 1, स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक को आज अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इस लेक्चर की आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और मैं कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा कमेंट को। ठीक है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो 100% यहीं से आएगा प्रश्न, समझ लो। ठीक है, इस चीज़ को समझ लो कि यहीं से जो मैं पढ़ाऊँगा अभी, वहीं से 100% आएगा। ना इससे बाहर आएगा, ना इसके बाहर से आएगा, बिल्कुल भी कहीं से नहीं आने वाला। इसके अंदर से ही आएगा जो कुछ भी आएगा। ठीक है, इसको पढ़ लिया तो सब पढ़ लिया। ठीक है, और यदि आपको यह वाला, इस पर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिखा कि भैया बहुत सारे बच्चों ने देखा है और बोल रहे हैं कि पार्ट 2 भी लाओ, यानी सारे चैप्टरों के कराने, तभी मैं वीडियो आगे बढ़ाऊँगा। और यदि मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स या पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर अपन आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप देखना इस वीडियो को, और देखना कि और आपको चाहिए कि नहीं चाहिए वीडियो। ठीक है, तो आज की इसका अपन पार्ट 1 है। ठीक है ना, आज अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक एक बात को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि अध्याय 1 जो है, स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, इसके ये जो पार्ट है उसके लिए अपन को क्या क्या पढ़ना है, इस पार्ट में क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि 2021 की परीक्षाओं के बाद संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया है बोर्ड द्वारा, तो उसके आधार पर अपन बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक एक बात को समझेंगे गहराई से। जो अपना पाठ है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, इसमें 3 टॉपिक रखे गए हैं। पहला है मौर्य वंश, दूसरा है गुप्त साम्राज्य, तीसरा है वर्धन साम्राज्य। ठीक है, ये 3 रखे गए हैं। पहला मौर्य वंश, दूसरा गुप्त साम्राज्य, तीसरा वर्धन वंश। इसके बाहर से कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए अपने माइंड को सिर्फ इन 3 टॉपिक पर ही फोकस रखें। चलिए, तो मौर्य वंश में क्या क्या है। मौर्य वंश के विषय में पतन है भैया, कि मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ, कब हुआ, और पतन के कारण क्या थे ये। फिर मौर्य प्रशासन, कि मौर्य वंश का जो प्रशासन था, यानी व्यवस्था थी वहाँ की, जो साम्राज्य चलता था वो किस प्रकार चलता था, उसकी प्रशासन व्यवस्था आपको बतानी है। फिर प्रशासन क्या था, सैन्य व्यवस्था बतानी है, फिर न्याय व्यवस्था करानी है। ठीक है, तो ये सारे बिंदुओं पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे मौर्य वंश के यहाँ से। फिर चलते हैं गुप्त साम्राज्य में, तो 2 टॉपिक हैं। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां, जो कि बेहद अच्छी तरीके से मैंने आपको बताई है, और गुप्तकालीन समाज। ठीक है, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैंने कब कब बता दिए हैं आपको पिछले। और यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो कमेंट, जो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सारी की सारी लिंक मैं दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, वो जाके देखें। इसमें आपको अभी जो क्वेश्चन बैंक आया एसएसटी का, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, रैपिड रिवीजन की और भी मैंने वीडियोस डाले हैं वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, इस वाले वीडियो में अपन क्या करेंगे, पूरी बुक को अपन कर लेंगे। ठीक है, एक एक पार्ट को अपन, जैसे अध्याय 1 है तो उसमें अपन विषय वस्तु को लेकर उससे आधारित जो प्रश्न है उन पर भी चर्चा करेंगे और उसका रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, और फिर है लास्ट में वर्धन साम्राज्य। तो वर्धन साम्राज्य में आपको सिर्फ वर्धन साम्राज्य पढ़ना है, उसमें पुष्यभूति वंश और इसमें से रिलेटेड थोड़े प्रश्न आएंगे। वैसे कम चांसेस है वर्धन साम्राज्य से पूछने जाने के, गुप्त साम्राज्य से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मौर्य वंश को अपन स्टार्ट करेंगे, और मौर्य वंश को आज अपन कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, आज की इस पूरी वीडियो में अपन मौर्य वंश को पूरा कंप्लीट करेंगे। उससे पूर्व आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है वीडियो को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि
बच्चों तक पहुँचे। और सब्सक्राइब तो आपको कर कर ही रखना है, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये आपके भले का है कि आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो, ताकि प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अब बढ़ते हैं अपन अपने पाठ की तरफ। देखिए, अध्याय नंबर 1, स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक में मौर्य वंश अपन स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? मौर्य वंश स्टार्ट करेंगे। और मौर्य वंश में पतन, मौर्य प्रशासन, सैन्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, ये सिर्फ 4 चीज़ें पढ़नी है अपन को। माइंड में बिल्कुल फ्रेश रखो, अपने माइंड को क्लियर रखो। मौर्य वंश में 4 चीज़ें पढ़नी है सिर्फ। कौन कौन सी है? पतन है, मौर्य प्रशासन है, सैन्य व्यवस्था है और न्याय व्यवस्था है। और फिर से मैं बता रहा हूँ, इस सब की पीडीएफ जो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो निसंदेह रूप से आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और सभी जो प्रकार के प्रश्न हैं उनको एक बार साइड में रख दें, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करेंगे मौर्य वंश के पतन से, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक होगा अपना बच्चों, वो क्या रहेगा अपने पास? पतन, ठीक है। पतन किस प्रकार से हुआ, ठीक है। तो चलो फिर पतन के ऊपर चलते हैं। और ये आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसी में से ही कंटेंट है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो कहीं और से कोई बुक नहीं उठाता है। पहली बात तो ये क्लियर कर लो, प्रश्न आएगा तो आपकी बुक में से ही आएगा, नहीं तो कहीं से नहीं आएगा, बस ये समझ लो, ठीक है। तो बुक को तैयार कर लिया तो सब तैयार हो गया। किसी इंपॉर्टेंट प्रश्न की आपको आवश्यकता नहीं है, कोई नोट्स की आवश्यकता नहीं है, किसी भी बाहरी विकल्प की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है तो आपकी बुक जो है आपके समक्ष, उसको अध्ययन करना है, उसकी हर एक पंक्ति, हर एक लाइन को, हर एक शब्द को इतना गहराई से पढ़ना है कि वो अपन को आत्मसात हो जाए और कंठस्थ हो जाए। तो उसी श्रेणी में अपन भी चलेंगे। तो बातों को अपन ध्यान से समझेंगे, ये सारे को सारे पढ़ेंगे। इसको पहले एक बार जूम कर लेते हैं ताकि सभी बच्चों को ढंग से दिखे, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमजोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा, ठीक है। अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमजोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया। यानी अशोक के बाद, क्योंकि अशोक प्रतापी राजा था, अंतिम प्रतापी राजा था मौर्य वंश का, तो उसके बाद जो बना वो कौन था? कुणाल था। और उसकी जो दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया था उसको, ठीक है। राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जलोग कश्मीर का शासक था। राजतरंगिणी के अनुसार बोलते हैं कि जो जलोग था, जो जलोग एक राजा का नाम है, वो क्या था? कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया था। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। उसने नागार्जुन गुफाएं आजीविकों को दान में दी थी, ठीक है। वृद्धत्र अंतिम मौर्य सम्राट था। उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध में शुंग के शासन की नींव डाली। तो ये था पतन का पूरा पैराग्राफ। तो इसमें अपन को इंपॉर्टेंट क्या मिल रहा है? ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भैया मौर्य वंश का जो अंतिम मौर्य सम्राट था वो कौन था? तो वो आ सकता है आपका वृद्धत्र, ठीक है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन रहा है। एक आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट कि अशोक के बाद जो प्रतापी है ना, अंतिम प्रतापी राजा कौन था? अंतिम प्रतापी राजा मौर्य साम्राज्य का अंतिम प्रतापी राजा कौन था? अशोक था, है ना। अशोक के बाद कौन था? कुणाल राजा था, ठीक है। और कुणाल राजा की जो दिव्यावदान में जो उसको क्या कहा जाता था? धर्म विवर्धन कहा जाता था, ठीक है। तो ये दो प्रश्न आपको मूल याद रखने कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम प्रतापी राजा अशोक, ठीक है। और दूसरा जो आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है कि अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धत्र, ठीक है। बस आपको यहाँ से और कुछ नहीं पूछेगा पतन में से, ठीक है। तो पतन का जो अपना काम था मौर्य वंश में वो कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का जो पैराग्राफ है वो क्या कहता है भैया? वो कहता है आपको मौर्य प्रशासन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बहुत ही समझने लायक है। इस चीज़ को समझ लेना, यहाँ से निसंदेह रूप से एक ना एक प्रश्न आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको ढंग से समझना। ठीक है, मौर्य काल में भारत ने पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। मतलब अभी तक क्या चल रहा था कि मौर्य वंश में, मतलब जो भारत था उसमें अभी तक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था नहीं चलती थी। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था यानी हर एक चीज़ व्यवस्थित होना। हर एक चीज़ व्यवस्थित होने का अर्थ क्या होता है कि भैया आपका जो व्यवसाय क्षेत्र है वो अलग है ना, बाजारी क्षेत्र जो है वो अलग है, मार्केट का जो क्षेत्र है वो अलग है। ठीक है, हर एक चीज़ जो शासन व्यवस्था है, जो सैन्य व्यवस्था है ना, इस प्रकार के जितने भी घटक हैं, जितने भी प्रकार हैं, वो सब क्या हैं, अलग अलग हैं, व्यवस्थित हैं और उनका अलग अलग काम चल रहा है। जैसे आज के वर्तमान से आपको समझाऊं तो जिस प्रकार से रक्षा मंत्री के लिए, रक्षा के लिए अपने पास एक रक्षा मंत्री होता है, चिकित्सा के लिए एक चिकित्सक मंत्री होता है, शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्री होता है, और इन सब पे, इन सभी मंत्रियों पर जो प्रधान कार्य करता है, जो प्रधान सत्ता में होता है, वो उसको अपन कहते हैं, इन सभी मंत्रियों का प्रधान, जिसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री। और आज वर्तमान में अपन प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं, और पूर्व में हम यानी प्राचीन काल में यानी मौर्य काल के साम्राज्य में हम उसे राजा के नाम से जानते थे। तो बात यहाँ पर चल रही है कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली बार भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था किस काल में या किस साम्राज्य में प्रारंभ हुई? तो आप क्या बोलेंगे? मौर्य काल में। ठीक है, मौर्य काल में भारत ने पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप नोट कर सकते हैं, सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि निरंकुश का अर्थ क्या होता है। निरंकुश का मतलब होता है अपनी इच्छा से, कठोरता से। जिस प्रकार से हम देखते हैं बहुत से विलासी राजा, जैसे हमने धनानंद के विषय में लेते हैं कि जो धनानंद था बहुत विलासी राजा था। मगध के राजगद्दी पर सबसे पहला उसी का ही साम्राज्य था, आधिपत्य था। तो क्या करता था वो, उसके पास बेगारी करवाता था वो। ठीक है, बेगारी कराता था। बेगारी का अर्थ क्या होता है? काम कराना लेकिन उसके पैसे ना देना। तो इस प्रकार से प्रजा को लूटता था। तो इस प्रकार का जो होता है वो निरंकुश राजा कहलाता है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि मौर्य काल में सत्ता का जो केंद्रीकरण होता है वो राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं। जिस प्रकार से अभी मैंने आपको बताया, जैसे शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री और ये सब होता है, उसी प्रकार से अपने शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री और इस प्रकार से बांट रखा है अपन को आज। तो उस प्रकार से प्राचीन काल में भी जो कौटिल्य थे यानी चाणक्य थे, उन्होंने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए थे। वो 7 अंग में से आपको कुछ भी पूछ सकता है। वो 7 अंग है, राजा है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोश है, सेना है और मित्र है। ठीक है, इनमें से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भलीभांति जांच के बाद ही की जाती थी। ठीक है, इस क्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उपधा परीक्षण से आप क्या समझते हैं, पूछा जा सकता है। उपधा परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? सारे के सारे क्या लिखेंगे? उपधा परीक्षण से आप क्या समझते हैं? यहाँ से आप लिखेंगे राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भलीभांति जांच के बाद ही की जाती थी। इस क्रिया को उपधा परीक्षण कहते हैं। सबसे पहली बात सुन लो कि उपधा परीक्षण जो है वो एक प्रोसेस है, एक क्रिया है। और इस क्रिया में होता क्या है कि जो राजा होता है वो जब मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति करता है, तो वो जो नियुक्ति करता है वो किसके आधार पर करता है? चरित्र की, है ना, उसके चरित्र की जांच कर उसकी चरित्र की भली भांति जांच कर ही वो क्या करता है? उनको नियुक्त करता है। तो इस प्रोसेस को, इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? उपधा परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधा परीक्षण कहते हैं। ठीक है, ये लोग मंत्रिमंडल के अंतर्गत सदस्य थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परिषा मंत्रिण भी होता था, जो एक तरह से मंत्रिपरिषद था। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से इस
मौर्य प्रशासन के मौर्य वंश के मौर्य प्रशासन से एक प्रश्न बनता है कि उपधा परीक्षण किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है उपधा परीक्षण। तो इसको सारे के सारे बच्चे एक बार नोट कर लेंगे। उपधा परीक्षण क्या होता है मैंने बता दिया आप सभी को कि जब जो राजा होता है वो मुख्यमंत्री व पुरोहित की जब नियुक्ति करता है तो वो किस आधार पर उनकी नियुक्ति करता है, उनके चरित्र के आधार पर नियुक्ति करता है। उनके चरित्र को भलीभांति रूप से जांच पड़ताल करता है कि वो सही है गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो वो नियुक्ति करता है तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, उपधा परीक्षण कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन ने मौर्य वंश में पतन देख लिया, प्रशासन देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट है इसी का ही मौर्य प्रशासन को ही अपन समझेंगे, ठीक है। मौर्य प्रशासन में अपने मोटे मोटे रूप से पढ़ा कि मौर्य प्रशासन क्या है। अब ये जो आपको रूपरेखा दिख रही है ये चार्ट आपको महारत दिलाने वाला है इस बार 2021 की बोर्ड परीक्षा और अन्य बोर्ड परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो ध्यान से समझना, मौर्य प्रशासन जो है, मौर्य का जो प्रशासन है वो कुल 3 भागों में बांटा गया है। पहला है केंद्रीय प्रशासन, दूसरा है प्रांतीय प्रशासन और तीसरा है नगर प्रशासन। जो बच्चा अभी तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसको भलीभांति रूप से आज चैप्टर 1 में से कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है मौर्य प्रशासन मौर्य साम्राज्य में से, ठीक है। तो केंद्रीय प्रशासन, नगर प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन, ये 3 टाइप्स हैं किसके, मौर्य प्रशासन के। तो अपन सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि भैया केंद्रीय प्रशासन क्या है, ठीक है। तो केंद्रीय प्रशासन में हम देखेंगे कि हमारे को 2 चीज़ें पढ़नी है, एक तो समाहर्ता और एक सन्निधाता। तो इसको अपन देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं केंद्रीय प्रशासन क्या है। तो देखिए मौर्य प्रशासन में जो केंद्रीय शासन है, ये केंद्रीय प्रशासन जो है उसके विषय में, मौर्य काल में भारत ने पहली बार केंद्र के शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी निरंकुश नहीं होता था, ठीक है। ये आपको मोटी मोटी बातें मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है। वही चीज़ें दे रखी हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर है अपना केंद्रीय प्रशासन। तो देखिए केंद्रीय प्रशासन अर्थव्यवस्था में 18 विभागों का उल्लेख है। हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है जिन्हें हम क्या कहते हैं, तीर्थ कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तीर्थ कहते हैं। निसंदेह रूप से इस बार ये 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तीर्थ, निम्न में से तीर्थ के कितने विभाग हैं या निम्न में से किसको तीर्थ कहा जाता है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है जिन्हें डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तीर्थ कहा जाता है, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स में ये इंपॉर्टेंट है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी इस बार ऐड किए गए हैं तो उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। वैसे तो 18 विभागों का उल्लेख है, तीर्थ कहा जाता है, और तीर्थ के अध्यक्ष को अपन क्या कहते हैं, महामात्र कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए केंद्रीय प्रशासन में इतना ही है अपने पास। और केंद्रीय प्रशासन में अपन को 2 पढ़ने थे, पहला समाहर्ता और दूसरा सन्निधाता। तो उसको अपन एक बार क्लियर करते हैं। देखिए पहले देखते हैं समाहर्ता। समाहर्ता को समझते हैं। समाहर्ता, इसका कार्य राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना था, ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये थोड़ा सा ही इंपॉर्टेंट है, मतलब छोटा सा पैराग्राफ है, इसको क्लियर करेंगे सारे बच्चे। मौर्य प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत समाहर्ता किसे कहते हैं, इसका कार्य, समाहर्ता का जो कार्य होता है वो क्या होता है, राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सन्निधाता। तो सन्निधाता जो है उसका क्या कार्य है उसका भी देख लीजिए। सन्निधाता को अपन एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसे अपन कोषाध्यक्ष कहते हैं। तो साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोष गृह और अन्नागार बनवाना अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्ष को उल्लेख है ना। मतलब यहाँ पर ये सन्निधाता क्या होता है कि साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोष गृह और अन्नागार बनवाना किसका कार्य होता है, सन्निधाता का कार्य होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे सन्निधाता है, समाहर्ता है, उसी प्रकार से अलग अलग चीज़ें भी हैं। जैसे कि अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्ष को क्या लिख रखा है, अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों को उल्लेख है। जैसे कोषाध्यक्ष, सीता अध्यक्ष जो कि कृषि से संबंधित है,
पण्याध्यक्ष जो व्यापार से संबंधित है। ये देखिए ये फालतू नहीं है, ये बुक में यदि लिख रखा है तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर कोई सा भी एक सरल जैसे मुद्राध्यक्ष और पोतावध्यक्ष, बंधनागाराध्यक्ष, आठविक, वन विभाग का प्रमुख, तो इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। लक्षणाध्यक्ष जो किससे संबंधित है, मुद्रा जारी करना, इससे संबंधित है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। वैसे तो मुख्यतः आपसे सन्निदाता और समाहर्ता ही पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो मौर्य प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन में सन्निदाता और समाहर्ता इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसमें से, आपको बता दिया मैंने, पूरा पढ़ा भी दिया। अब बढ़ते हैं आगे, प्रांतीय प्रशासन। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। प्रांतीय प्रशासन की एक एक बात को समझेंगे, सारे बच्चे देखेंगे। ये आप समझ रहे हैं प्रांतीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, ये मौर्य साम्राज्य जो मौर्य प्रशासन है उसके भाग हैं ये, है ना। तो समझिए आप इसको। प्रांतीय प्रशासन में दे रखा है, अशोक के समय में मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। अशोक के समय मगध साम्राज्य जो था उसके 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? पहला उत्तरापथ जिसे हम तक्षशिला के नाम से जानते हैं, अवंतीराज जिसे हम उज्जैनी के नाम से जानते हैं, कलिंग जिसे हम तोसली के नाम से जानते हैं, और दक्षिणापथ जिसे हम सुवर्णगिरी के नाम से जानते हैं, और मध्य देश जिसे हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। तो ये 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। इनमें से आपको कोई भी दे देंगे, जैसे ये बहुचयनात्मक प्रश्न जो हैं उनमें आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक के समय मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख है, निम्न में से वे कौन हैं। तो आपको एक ऑप्शन सही दे देंगे, जैसे उत्तरापथ आपको दे दिया, बाकी के जो 3 प्रश्न जो ऑप्शंस है वो आपको गलत दे दिए जाएंगे और वहाँ से आपको सही उत्तर को चुनना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये जो सारे ऑप्शंस हैं वो याद होने आवश्यक हैं। आगे बढ़े, प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांतों का जो शासन था, प्रांतों पर जो शासन करते थे यानी उनको कंट्रोल करने का जो काम था वो कौन करते थे? राजवंशी, जो राजवंश के जो लोग थे, नाम भी दे रखा है, कुमार और आर्यपुत्र जो थे ये इनके पदाधिकारी हैं, वो कार्य करते थे शासन का, ठीक है। प्रांत विषयों में विभक्त थे, मतलब प्रांत अलग अलग विषयों में विभक्त थे। जैसे जो विषय पत्तियों के अधीन होते थे, जो अलग जैसे अलग अलग विषय हैं तो वो अलग अलग विषय पत्तियों के अंतर्गत आते थे। जैसे मैंने आपको बताया अभी, जिले का प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता था? स्थानिक होता था। क्या होता था? स्थानिक होता था, जो समाहर्ता के अधीन था। जो किसके अधीन था? समाहर्ता के अधीन था। ये सिर्फ बातें पढ़ने की हैं, एक बार अपन इनको पढ़ लेते हैं क्योंकि रिवीजन चल रहा है अपना। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप था। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है अपने पास? ये कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मौर्य प्रशासन में, है ना, प्रांतीय प्रशासन में सबसे छोटी इकाई का नाम बताइए। तो क्या आएगा? गोप था। क्या था? गोप। जो 10 गांवों का शासन, जो क्या था? जो 10 गांवों का शासन संभालता था। समाहर्ता के अधीन प्रदेशिष्ट नामक अधिकारी भी होता था, जो स्थानिक गोप व ग्राम अधिकारियों, जो स्थानिक गोप और ग्राम अधिकारियों गोप था, जो 10 अधिकारी में होता था, ठीक है। ये तो आपके यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट रखना है, ये तो भैया इम्पोर्टेंट है आपका, इसको तो लगा लेना। जो 10 गांवों को शासन संभालता था। समाहर्ता के अधीन प्रदेशिष्ट नामक अधिकारी भी होता था, जो स्थानीय गोप व ग्राम अधिकारियों के कार्य की जांच करता था। तो यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आपको मुखिया और गोप का। तो इस प्रांतीय प्रशासन में से क्या सीखा आपने बच्चों? यहाँ से अपना एक प्रश्न आ सकता है बोर्ड में, वो है गोप से संबंधित, ठीक है। तो आपको ये गोप का याद रखना है, जो कि क्या है? एक प्रशासन की, प्रांतीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। आगे बढ़ें, आगे है नगर प्रशासन। तो नगर प्रशासन में से क्या क्या पूछा जा सकता है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो देखिए, नगर शासन में मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, है ना। मेगास्थनीज के अनुसार क्या था? नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। एक मंडल था जिसमें 30 सदस्य होते थे, जो कि 6 समितियों में विभक्त थे, जो कि 6 समितियों में विभक्त थे। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की
देख रेखा करती थी। तृतीय समिति जो थी जो जन्म मरण का लेखा जोखा करती थी। और जो चतुर्थ समिति थी वो व्यापार वाणिज्य देखना करती थी। पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी करना। और छठी समिति विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री करके रूप में वसूलना करती थी। तो यहाँ पर प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे जो ये कार्य को संभालते थे। ठीक है, तो आपसे यहाँ पूछा जा सकता है मेगस्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध किसके द्वारा किया जाता था। तो आप बोलेंगे 30 सदस्यों के एक मंडल द्वारा मेगस्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध किया जाता था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको पहली लाइन का आपको लिखना है, नोट करना है, यहाँ पर साथ के साथ लिखते जाइए ताकि एग्ज़ाम में तकलीफ ना हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपको यहाँ से नगर प्रशासन जो है उसमें से सिर्फ ये वाली लाइन याद करनी है। चलिए, नगर प्रशासन हो गया। तो यहाँ पर अपना जो केंद्रीय प्रशासन था जो अपन ने देखिए, जैसे अपन ने ये सब कंप्लीट कर लिया, केंद्रीय प्रशासन और ये सब। तो ये जो डायग्राम आपको मैंने दिखाया था, ये वाला, ये जो डायग्राम था मौर्य प्रशासन, ये अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर अपन ने क्या क्या समझ लिया, समाहर्ता समझ लिया, सन्निधाता समझ लिया, केंद्रीय प्रशासन समझ लिया, नगर प्रशासन समझ लिया और प्रांतीय प्रशासन। ये सारे के सारे अपन ने टॉपिक समझ लिए जो कि हैं मौर्य प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे सैन्य व्यवस्था को। तो चलिए, तो अगला है अपने पास सैन्य व्यवस्था। तो सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत क्या है कि सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। ये समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। जो सेना थी वो 5 विभाग थे, उसके कौन कौन से ये आपसे पूछा जा सकता है। सेना के 5 विभागों के नाम लिखिए। तो है पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत तो नहीं लेकिन ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो बच्चे इसको नेग्लिजेंट मान के तैयार नहीं करते। लेकिन जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि वो ऐसे छोटे छोटे जितने भी प्रश्न बनेंगे पूरी बुक में से वो मेरे साथ क्लियर कर पाएगा। तो सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला जो अधिकारी होता था वो अंतपाल कहलाता था। तो आपसे पूछ सकते हैं बहुचयनात्मक प्रश्न में, सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी कहलाता था, निम्न में से कौन होगा। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से एक ऑप्शन होगा आपके पास अंतपाल। तो सही जिसको पता होगा वो अंतपाल को चुनकर आएगा और अपने एग्जाम में 100 में 100 नंबर लाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 नंबर की तैयारी इसी प्रकार से होती है। आगे बढ़ेंगे, आगे लिख रखा है सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी अंतपाल होता था। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ में, यहाँ से दोनों तरफ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बच्चों ने दोनों तरफ से तैयारी, तो यहाँ पर छोटा प्रश्न बन जाएगा। मतलब यदि एग्जामिनर हो कि भैया बड़ी लाइन है, ये देखें ना पंक्ति कितनी बड़ी है, 1 2 कितने सारे शब्द आ रहे हैं, कितनी सारी। तो अगर चाहे एग्जामिनर तो वो छोटे उसमें भी दे सकता है। जैसे सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक डैश कहलाता था, क्या कहलाता था, अंतपाल कहलाता था। तो इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दोनों प्रश्न एक ही हैं, लेकिन जो अंतपाल है उसकी 2 खूबियां हैं। पहला क्या है कि सैनिक जो देखिए कसर परसट हो गया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली जो खूबी है अंतपाल की वो क्या है कि सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी है ना, सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी है। दूसरी इसकी खूबी है कि ये सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक था, है ना। तो ये 2 चीज़ें हैं, दोनों तरफ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट है मेगस्थनीज यानी इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपको कंप्लीट करने हैं सैन्य व्यवस्था में से। वो कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। मेगस्थनीज है ना, तो डैश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। किसके अनुसार, तो मेगस्थनीज इंडिका के अनुसार। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका सैन्य व्यवस्था का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है। पहला क्वेश्चन आपको अंतपाल से रिलेट रखना है और दूसरा जो प्रश्न है वो आपको करना है किससे, मेगस्थनीज वाले से, कि जो इसके सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य की वो कितनी थी।
है ना। तो वो आपसे सिर्फ पूरा नहीं पूछेगा, ये जो आंकड़े हैं वो नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि मेगास्थनीज के अनुसार, ठीक है ना। तो ये मेगास्थनीज जो है उसको वो डैश फिलिंग द ब्लैंक्स में दे सकता है ये प्रश्न, तो ध्यान रखना बच्चों। तो ये सैन्य व्यवस्था का हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था का ऐसा फंडा है कि इसमें से हर बार एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है इसलिए। न्याय व्यवस्था, सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सभी को पता है कि न्याय व्यवस्था का जो पूरा न्याय प्रशासन और सभी का जो प्रशासन है अपना, जैसे नगर प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, इन सब की जो मुख्य इकाई है, जो मुख्य प्रधान है, वो कौन होगा? राजा ही होगा, यानी सम्राट होगा। तो ये तो बहुत छोटी बात है ना। सर्वोच्च अधिकारी होता था। पूछा जा सकता है निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे, और उससे निचले स्तर पर जो न्यायालय थे वो कैसे थे? ग्राम न्यायालय थे, जहाँ ग्रामीणी और ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे, है ना। ग्रामीणी और ग्राम वृद्ध, ग्रामीणी यानी ग्राम जो गांव के लोग हैं वो, और ग्राम वृद्ध यानी गांव के जो बूढ़े लोग हैं वो लोग। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक है कि जो मौर्य प्रशासन है उसके अंदर जो न्याय व्यवस्था है उसमें जो न्यायालयों का जो रूपरेखा है वो क्या है, उसको एक बार समझ लो बच्चों। पूछा जा सकता है, यदि बड़े प्रश्न में आ जाए कि न्याय व्यवस्था को बताएं तो आप किस प्रकार से लिखोगे? सबसे पहले तो आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पर एक बॉक्स बनाओगे, उसमें न्याय व्यवस्था लिखोगे, ठीक है। फिर बॉक्स बनाकर यहाँ पर ऐसे लिखोगे, ऐसा आप पूरा बनाओगे, और उसमें आप सबसे पहले लिखोगे क्या? ये वाला न्यायालय, ग्राम न्यायालय। फिर उसके बाद लिखोगे संग्रहण, फिर द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे इसके ऊपर, ठीक है। और सबसे छोटा क्या था? ग्राम, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय दो प्रकार के होते थे, यानी ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय दो प्रकार के होते थे, मतलब इन दोनों में आ जाते थे। और वो दो न्यायालय जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो कि आपके समक्ष हैं, मैंने इन्हीं को ही आपको बताया है। तो वो क्या हैं? न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो न्यायालय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। पहला धर्मस्थयी और दूसरा कंटक शोधन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे धर्मस्थयी। जो धर्मस्थयी जो न्यायालय हैं उनमें क्या होता था? वैसे मैंने आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करा रखे हैं, और यदि आपको PDF चाहिए इनकी तो वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं धर्मस्थयी। इन न्यायालयों में निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ या व्यवहारिक और 3 अमात्य करते थे। यानी धर्मस्थयी जो न्यायालय होते थे उनमें जो न्याय करने वाले जो लोग थे वो कौन थे? जो धर्मशास्त्र था उसमें जो निपुण लोग थे वो करते थे, ठीक है। निपुण 3 धर्मस्थ यानी धर्म में निपुण या व्यवहारिक, और 3 अमात्य करते थे, ठीक है। अमात्य यानी वो पंडित जैसा हो जाता है। धर्मस्थयी एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी। चोरी, डाके व लूट के मामले जिन्हें साहस कहा गया है भी धर्मस्थयी अदालतों में रखे जाते थे। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है, चोरी, डाके व लूट के मामले को क्या कहा जाता था? साहस। आपसे साहस नाम पूछ के साहस कहा गया है किसको? चोरी, डाके व लूटपाट को। फिर आगे और आएंगे मारपीट, हानि, इसको। फिर ऐसे ऐसे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको साहस किसे कहा गया है? चोरी, डाके व लूट के जो मामले होते थे उन सभी को साहस कहा जाता था, ठीक है। आगे लिख रखा है कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले भी धर्मस्थयी न्यायालय में ही लाए जाते थे, ठीक है, जिन्हें वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा गया है। तो देखो साहस तो किन्हें कहा गया है, ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि मैंने जहाँ तक भी एनालाइज करा है जो बोर्ड का पेपर है तो उसमें मेरे को ज़्यादातर यहीं से मिलता है, न्याय व्यवस्था से। तो देखिए न्याय साहस जो है, साहस में तो क्या आता है? चोरी, डाके व लूट के मामले जो होते हैं वो आते हैं। और जो वाक पारुष्य या जिसे हम दंड पारुष्य कहते हैं वो क्या कहलाते हैं? उनमें कौन से मामले आते हैं? कुवचन यानी बुरा कहना, गाली बकना किसी को। मानहानि यानी किसी को जिसने कोई कोई अपराध किया नहीं है उसके लिए उसको है ना
लज्जा करना, उसकी बेइज्जती करना, तो वो मानहानि कहलाती है। मारपीट करिए तो ऐसे मामले जो होते हैं वो वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहलाते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं वाक पारुष्य से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत न्याय व्यवस्था के अंतर्गत धर्म स्थायी जो न्यायालय हैं उसमें वाक पारुष्य, कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले स्थायी न्यायालय में ही लाए जाते थे, जिन्हें वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं अपन अपने पास कंटक शोधन। ठीक है बच्चों, कंटक शोधन निसंदेह रहिए, आपको इन सभी की PDF आपकी मिल जाएगी और आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, कंटक शोधन ये फौजदारी अदालतें थीं। ये कैसी अदालतें थी, फौजदारी। और जो अपनी धर्मस्थयी थी वो कैसी अदालत थी, दीवानी। 3 प्रदेष्ट्री तथा 3 अमात्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजुक कहते थे। बहुत बढ़िया, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। सारे के सारे बच्चे नोटबुक लेके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, कॉपी लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो, सभी के सभी लिखेंगे नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजुक कहते थे। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है व्यवहारिक महामात्र वाला, लेकिन राजुक आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, राजुक में क्या पूछा जाएगा, जनपद न्यायाधीश को डैश कहते थे, क्या कहते थे, राजुक कहते थे। या पूछा जाएगा राजुक किस न्यायालय में किसका न्यायाधीश था, तो आप बोलेंगे जनपद न्यायाधीश होता था। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग हैं, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। तो आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं बेटा। अब चाणक्य के अनुसार कानून के कितने अंग हैं, मुख्य अंग बताइए, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। ठीक है, तो अपन ने मुख्य तौर पर क्या कंप्लीट करा, एक बार यहाँ पर क्लियर करेंगे। न्याय व्यवस्था में धर्म स्थायी और कंटक शोधन ये कंप्लीट करा। धर्म स्थायी में तो आपको याद रखना है, मारपीट वाले जो मामले होते हैं उनको वाक पारुष्य कहते हैं, और चोरी और डाके वाले जो मामले होते हैं उनको साहस कहते हैं। धर्म स्थायी कंप्लीट, इसमें से इंपॉर्टेंट ये बन रहा है। कंटक शोधन में से आपको इंपॉर्टेंट रखना है, पहला, चाणक्य के अनुसार कानून के जो मुख्य अंग हैं वो है धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन, ये याद रखना है। और दूसरा जो है वो आपको याद रखना है, नगर न्यायाधीश को हम व्यवहारिक महामात्र कहते हैं और जनपद न्यायाधीश को हम राजुक कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज की इस वीडियो को अपन यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है सभी बच्चे, और यदि और ऐसी वीडियोस चाहिए पार्ट 2, पार्ट 3 और इस प्रकार से अंतिम बुक के अंतिम लेसन तक आपको चाहिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, और आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आपको कोई भी आपको परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी समस्या सॉल्व की जाएगी। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।